यदि आप भी बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1830 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। है दोस्तों, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि यूनान जो था ना, पहले तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था। बाद में अन्य राष्ट्रवादी आंदोलन होने के कारण यूनानियों में भी स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ और अंततः 1832 ईस्वी की बात है जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, चार्टिस्ट आंदोलन ये इंग्लैंड में हुआ था। बहुत सारे किताब में इसका आंसर ब्रिटेन भी देखने को मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल भी हिस्ट्री से लिया गया, कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यूनान में रहने वाले तमाम यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं विज्ञान विशेष प्रेरणादायक रहा था। उसके बाद में है, पोलैंड में हो रहे विद्रोह को किसने कुचल दिया था। याद रखिएगा, पोलैंड में एक बहुत ही भारी बहुत ही बड़ा विद्रोह हो गया था जिसे रूस ने मिलकर कुचल दिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रूस। उसके बाद में अगला सवाल करता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। वहीं पे सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा ही देश जिसका नाम है भारत, यानी भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आप सभी को बता दें कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। हालांकि योजना आयोग को भंग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2014 ईस्वी की बात है जब योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 करता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आप सभी को बता दें कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित देश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही राज्य बिहार को
पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आप सभी को बता दें कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भी बिहार हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? तो वह है मुद्रा। मुद्रा यानी रुपया पैसा, इसी के माध्यम से किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आप सभी को बता दें कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। वहीं पे भारत का वित्तीय जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए कि संघ सरकार का उदाहरण है। दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है जी? तो अमेरिका होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी के नाम से जाना जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी। और ऑप्शन डी में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जिसे एलजेपी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सभी के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। लेकिन बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी की बात है, जब ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी था। फिर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम थे। और अभी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मायावती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि लोक जनशक्ति पार्टी, आप सभी को मालूम होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी यह एलजेपी के नाम से जाना जाता है, जिसके अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष है ये चिराग पासवान है। इनके पिता लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक के रूप में रामविलास पासवान काम किया करते थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की जो गठन हुआ था ये सन 1980 में हुआ था। उसके बाद में आता है नीतीश कुमार की पार्टी, जिसे जेडीयू के नाम से जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी का गठन सन 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? दोस्तों आप सभी को बता दें कि सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है सांप्रदायिकता राजनीति किस पे आधारित होती है? देखिए सांप्रदायिकता कहते किसे हैं? तो जब एक ही जाति और धर्म के लोग एक ही जाति और धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है। आप सभी को मालूम होगा वर्तमान में कुछ ऐसे नेतागण हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर धर्म की राजनीति करते हैं और सत्ता का संचालन करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 19 जो है उसे भारत के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल करता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 8 मार्च। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 करता है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों सत्ता का साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बेल्जियम को माना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बेल्जियम।
उसके बाद में अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आप सभी को बता दें कि जेड गुड्डी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी ही नहीं थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, जेड गुड्डी। उसके बाद में कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका एक ही अर्थ होता है, स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 कहता है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर हुआ था। आप सभी को बता दें कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन 2 स्तर पे हुआ था। पहला स्तर था क्षेत्रीय स्तर, दूसरा था ग्रामीण स्तर, सामाजिक स्तर। क्वेश्चन का सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 24 कहता है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हो गया था। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम गुटेनबर्ग है। इनका जो जन्म है ये जर्मनी देश में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन ये छापाखाना का आविष्कार चीन में किए थे। यही कारण है कि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था और प्रथम पेपर मिल की स्थापना भी चीन में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो भी इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। आप सभी को बता दें कि गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल ऐसा भी आता है जहाँ पे पूछा जाता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, ये तो नाम जानते ही होंगे। इनका जन्म सन 1828 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इन्हीं के द्वारा सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई जो समाजवादियों का बाइबिल भी माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो ये दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।